तो गाइस आज है हमारा विद्युत धारा का जो चैप्टर है फिजिक्स का जो तीसरा चैप्टर या दूसरे यूनिट का पहला चैप्टर विद्युत है, उसका ये आखिरी वीडियो है। आखिरी वीडियो मतलब लेक्चर का पूरा खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स का एक अलग सीरीज होगा, वहां पर हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे और इतना बढ़िया से ज़्यादा कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल्स करने के लिए। ठीक है, अभी हम आज पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स का तापीय प्रभाव जो है, हीटिंग का लॉ जो है। उसके बाद एक और है हमारा विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या है, और एक बहुत ही दूसरे तरीके मतलब बहुत ही जानदार तरीका है, एक अच्छा तरीका है, वो मतलब बहुत ही अलग है सबसे। जो बुक में दिया गया है वो भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इसको पढ़ेंगे जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। क्या है, बहुत ही आसान तरीका है। पिछले क्लासेस से, पिछले कुछ सूत्रों से रिलेट करते हुए हम वो पूरा सूत्र बनाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, पहले हम पढ़ेंगे विद्युत शक्ति। क्या पढ़ेंगे? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति सबसे पहले पढ़ेंगे हम विद्युत शक्ति को। विद्युत शक्ति क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है। तो सूत्र पे पहले हम बात करते हैं, विद्युत शक्ति के सूत्र की बात कर लें। तो विद्युत सूत्र से देखिए, यहाँ से पहले शुरू करेंगे विद्युत शक्ति। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम हेडिंग तो डाल दिए हैं, लेकिन अगर आपको नोट्स बनाना है ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना एक लिंक दिया गया है, वहां से आप नोट्स बनाइए। यहाँ से सिर्फ आप समझिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या टॉपिक है, क्या थ्योरी है, क्या लेक्चर है, वही आप सिर्फ समझिए बस, और कुछ नहीं। ठीक है, विद्युत शक्ति क्या होता है ये इतना जानकर पहले हम समझ लेते हैं। एक पॉइंट मैं आपको बताऊं, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कार्य के बारे में। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कार्य के बारे में, वर्क के बारे में, जिसे हम हिंदी में कार्य कहते हैं, जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य बराबर क्या होता है, W इज इक्वल टू क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है। तो हम तो यहाँ से अपने हिसाब से तो कुछ भी बना सकते हैं। अच्छा ठीक है, W बराबर मत समझिए। अब अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या आता है। अभी हमने क्या पढ़ा इसके कुछ सबसे पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, I इक्वल में, यानी विद्युत धारा बराबर किसके होता है, विद्युत धारा मतलब क्या होता है, Q/T। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और एक और पॉइंट उसी वीडियो में हमने पढ़ा था, पहले लेक्चर में V पढ़ा था, यानी विभवांतर। विभवांतर बराबर क्या होता है, कार्य बटा आवेश। एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है, या किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विभवांतर। हमने इतना पढ़ा था। एक और चीज पढ़ा है हमने दूसरे लेक्चर में, ओम्स लॉ, ओम का नियम, जो कि मतलब है V बराबर होता है I × R। यहीं से हम इसका जो I का मान भी निकाल लेते हैं। I बराबर हो जाएगा V/R, क्योंकि ये सब हम काम में लेने वाले हैं अभी। यहाँ से हम R भी निकाल लेते हैं, R बराबर हो जाएगा V/I। ठीक है, तो हमने इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पर जो है अब तक के हम पढ़ चुके हैं। मतलब ये तो हमारा कक्षा 9 का है, लेकिन ये पूरा पॉइंट्स हम अब तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमें पढ़ना है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या पढ़ना है, विद्युत शक्ति। विद्युत को छोड़ दें अगर, तो हम शक्ति पर अगर हम ध्यान देते हैं, तो शक्ति का मतलब होता है P, यानी पावर। शक्ति का मतलब पावर तो होगा, तो पावर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। और P बराबर क्या होता है, कक्षा 9 में हमने ये भी पढ़ा था। P बराबर होता है, क्या होता है, कार्य बटा समय। किया गया कार्य समय दर में किया गया कार्य, किसी समय में किया गया कार्य, W/T। ठीक है, W/T। अब हमारा यहाँ से काम शुरू हो गया, हम उसको पॉइंट नहीं करेंगे। अब यहाँ से हमने बना दिया है ऐसे एरो। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हमें क्या पढ़ना है, कैसे क्या पढ़ना है, पूरा जानकारी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए P बराबर क्या होता है, W/T। पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया है। अच्छा, अगर हम यहाँ से मान लें, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मानते हैं 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये सिर्फ देखिए, आपको लिखना नहीं है, इसमें से कुछ नहीं लिखना, सिर्फ समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से हमने सिर्फ, मैंने आपको समझाने के लिए ही बताया है। हम यहाँ से समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम W का मान निकाल सकते हैं। W का मान निकाल सकते हैं समीकरण नंबर 2 से, हाँ निकाल सकते हैं। W बराबर होता है V × Q।
V इंटू क्यू होता है W का मान, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करें, W के जगह पर रख देते हैं, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा P इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा W के जगह V इंटू क्यू और अपॉन में T। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि P इज इक्वल टू है V इंटू क्यू अपॉन T, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए Q अपॉन T क्या होता है, Q अपॉन T क्या होता है बताइए बताइए। Q अपॉन T कहीं लिखा है, यहाँ पर है Q अपॉन T, I बराबर Q अपॉन T, I बराबर Q अपॉन T समीकरण 1 से हम यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, P बराबर V इंटू I, इसको हम पूरा ले सकते हैं VI, P इज इक्वल टू VI। अच्छा अब इतना लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू P इंटू I लिख सकते हैं। मजा आ गया, हमें मिल गया विद्युत शक्ति का फॉर्मूला, हमारी किताब में दिया गया है। अच्छा मुझे पढ़ाना है इसके बाद विद्युत जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो रिलेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ काम करता हूँ। विद्युत शक्ति हमने पढ़ लिया यहाँ तक, समाप्त, खत्म, ठीक है। अब यहाँ पर इसी में विद्युत शक्ति का कुछ और भी सूत्र बनते हैं, हाँ बनते हैं। विद्युत सूत्र में अगर हम V का मान रखते हैं, V का मान हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। V बराबर होता है IR, ओम के नियम से हम यहाँ पर लिखेंगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से या लिख सकते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से हम क्या लिख सकते हैं, P बराबर है हमारा V अपॉन V इंटू I, P इज इक्वल टू आ गया, V का हो जाएगा V, I का I हो जाएगा, V की जगह रखेंगे IR, तो IR I स्क्वायर R हो जाएगा, I स्क्वायर R हो जाएगा। और ये हमारा आ गया पावर का एक और सूत्र, पावर का हमारा दूसरा सूत्र आ गया। अब हम यहाँ पर क्या, V का मान ही तो रखे हैं हम, I का मान भी तो रख सकते हैं, तो I का मान कहाँ है V, I विद्युत था यहाँ से ओम के नियम से हमने निकाला था, ओम के नियम से निकाल लिया था हमने पहले, क्योंकि मैंने कहा था काम आएगा। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, समीकरण, क्या था समीकरण है, तीसरा समीकरण, समीकरण 3 से, क्योंकि मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ केवल, ठीक है। चाहता तो ये भी लिखना जरूरत नहीं, समझाने तो था, लेकिन थोड़ा अगर आप ये बोर्ड देखें तो भी आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं इसने इस तरह से किया है। समीकरण नंबर 3 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 3 नहीं 4 है, समीकरण नंबर 4 है, समीकरण नंबर 4 से, समीकरण नंबर 4 कहां से है, V अपॉन I, तो हम यहाँ पर P यहाँ पर लिखेंगे, P इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन है, तो V को हम V लिखेंगे, और हमारा सूत्र क्या है, V अपॉन R, तो हम लिखेंगे V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया विद्युत पावर का एक और सूत्र आ गया हमारा। तो यहाँ पर हमें कुल मिला के 3 सूत्र मिल गए हैं, कितने सूत्र, 3 सूत्र। और देखिए मात्रक की बात करें तो विद्युत का मात्रक होता है वाट, ठीक है, क्या होता है, वाट होता है। विद्युत का मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, इन सभी जो भी मेरे P के सूत्र निकले हुए हैं, इन सभी को मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। और अब आपको समझाता हूँ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो गाइस यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, अभी हमने पूरा सूत्र समझ लिया विद्युत शक्ति का, ठीक है। अच्छा कार्य को क्या कहते हैं, ये हमारा W और W बराबर होता है कार्य, तो कार्य मतलब एनर्जी, तो कार्य को, कार्य का मतलब क्या होता है, जूल, और जैसे यहाँ से लिखते हैं कार्य, तो कार्य को क्या लिखते हैं, एनर्जी भी तो लिख सकते हैं, ऊर्जा जिसे कहते हैं। और कमाल की बात ये है ना कि इन दोनों का मात्रक होता है जूल, इन दोनों का मात्रक जूल होता है, ठीक है। अच्छा तो हम जो हमने कार्य का सूत्र देखा था, कार्य का सूत्र क्या होता है, W अपॉन T, पावर का सूत्र हमने क्या देखा था, P इज इक्वल टू W अपॉन T। अच्छा तो कार्य को हम एनर्जी लिख सकते हैं, कार्य W को हम एनर्जी E लिख सकते हैं। हमने कहा कि जो कार्य W है ना, इसको हम एनर्जी में जो E लिखते हैं, ये लिख सकते हैं। तो क्या बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हम W की जगह E लिख देते हैं, E अपॉन T कर दिया। लेकिन बात ये है कि जो एनर्जी है ना, एनर्जी जो है ना, ये एनर्जी मतलब हीट एनर्जी भी तो हो सकता है, तापन। लेकिन बात ये है कि जो हमारा हीट एनर्जी यानी H होता है,
और ये दोनों का मात्रक। हीट के बारे में अपने कक्षाओं में पढ़ा है, तो जो एनर्जी का मात्रक होता है जूल और हीट का भी मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। तो फिर यहाँ पर मजा आ गया ना। तो हम एनर्जी की जगह क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर इस E की जगह हम क्या लिख सकते हैं? H लिख सकते हैं ना। तो H अपॉन में लिख दिया T। तो हमारा एक सूत्र आ गया P इज इक्वल टू आ गया H अपॉन में T। अच्छा, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? H का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना है विद्युत ऊष्मीय प्रभाव ना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ना है ना। P इंटू टी ले सकते हैं ना। अब ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 1। अच्छा, अब समीकरण नंबर 1 में हम P के, हमारे पास P के कितने वैल्यू थे? 3 वैल्यू थे हमारे पास। P के 3 वैल्यू थे, ये 3 वैल्यू थे P के हमने निकाले थे। तो उन तीनों वैल्यू को एक एक करके हम इसमें पुटअप कर देते हैं। H के वैल्यू में S में जो P है वहां पर हम पुटअप कर देते हैं, हमें सबका मान निकल जाएगा, हमें सब हीट का फॉर्मूला निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ पर H बराबर लिखते हैं PT है ना। तो हम P की जगह क्या लिखें? पहले लिख देते हैं, पहले सूत्र से लिख देते हैं VI लिख देते हैं। तो यहाँ पर VI लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँ? H बराबर लिख देता हूँ VI और सूत्र में है T, तो हम लिख देते हैं T। तो ये हमारा आ गया विद्युत शक्ति का पहला फॉर्मूला। अच्छा, ये तो आ ही गया। मैं क्या करूं? यहाँ पर H बराबर PT में मैं P का मान दूसरे मान से रखता हूँ, जो हमारा P का दूसरा मान निकला था वहां से रखता हूँ। तो मैं मिलता है H बराबर P के रखता हूँ I स्क्वायर R और T है हमारे पास, तो T लिख दिया हमने। तो ये है कि हमारा दूसरा सूत्र। और मजे की बात तो ये है कि हमारे बुक में यही सूत्र दिया है, और कैसे दिया गया है वो बुक के आधार पर कैसे आया ये सूत्र वो भी मैं बताऊंगा। और फिर इस सूत्र से हम ये सूत्र कैसे बनाएं, और फिर इसी सूत्र से अभी एक और सूत्र बनेगा, उसको कैसे बनाएं। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? H बराबर होता है हमारा PT। यहाँ से हमने क्या किया? तो हमें H की जगह हम तीसरी वैल्यू ये वाली रखें, तो हमें क्या मिलेगा? H इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R, और यहाँ पर लिख देते हैं T। सूत्र आ गया हमारे तीसरा वाला, तीसरा सूत्र आ गया। अच्छा, अब हमारे पास 3 सूत्र आ गए एनर्जी के, ठीक है, पावर के, ठीक है, मतलब हीट के। ठीक है, हीट के 3 सूत्र आ गए, मजा ही आ गया। बस 3 सूत्र होते हैं। देखिए, अब ये बात ये है कि हम 3 सूत्र, पावर के भी 3 सूत्र और ये हीट के भी 3 सूत्र क्यों इस्तेमाल करें? हम इन दोनों के हम इतने सूत्र क्यों इस्तेमाल करें जब एक ही से काम चल सकता है होगा? मतलब एक है तो 3 की क्या जरूरत है? वो और है तो सभी पावर के हैं, सभी पावर निकालते हैं। तो बात ये है कि अगर किसी प्रश्न में आपको दे दिया गया है कि इस परिपथ में इतना धारा प्रवाहित हो रहा है, इतना प्रतिरोध है, तो बताइए आप कि उसमें कितनी शक्ति इस्तेमाल हो रही है, बताइए। यही सूत्र है आपके पास। तो आपको V बराबर VI दिया गया है, फिर आपको I दिया गया है, V दिया गया है, R नहीं है आपके पास, तो फिर क्या होता है? V इज इक्वल टू होता है IR, V इज इक्वल टू होता है IR होता है। तो V की जगह आप IR से फिर यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, R का मान रखेंगे, मान के R का मान रखेंगे, तो I का मान दिया गया, मान ले I का मान दिया गया 1, तो आप R का मान निकालना है, और V बराबर आपको फिर आपको दिया गया है। ठीक है, तो मतलब इतना सब कुछ झंझट करना पड़ेगा। जिसमें आपको प्रतिरोध निकालना है तो प्रतिरोध निकाल सकते हैं, V निकालना है तो V भी निकल जाएगा, R भी निकल जाएगा, I भी निकल जाएगा, मतलब कि सभी चीज निकल जाएगा इन तीनों सूत्रों से। ठीक है, ज्यादा कुछ झंझट नहीं है, इतने सूत्र देने का कारण यही है, और हीट में भी यही काम है। आज की किताब में हीट का या फिर जो अभी मेथड किताब में दिया गया वो बताऊंगा, उसमें सिर्फ ये सूत्र दिया गया है, लेकिन आप इसी सूत्र से और भी सूत्र बना सकते हैं। अभी मैं आपको वो बताता हूँ, तो आप इसको देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। वैसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए आप जो है नोट्स बनाएं तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि ये आपके लिए समझने, अगर आपने नोट्स बना लिए हैं तो फटाफट आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो इच्छा उसको कर लीजिए। अब हम चलते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ और आगे की जो हमारे किताब में दिया गया है उसको मैं समझाता हूँ। तो गाइस, अब देखिए हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो हमारे किताब में जो मेथड दिया गया है उसको हम समझते हैं। अब जो किताब में दिया गया मेथड वही मैंने नोट्स में भी मेंशन किया है। ठीक है, तो आप जाके वहीं से लिखें, पूरा एकदम सेंटेंस तक लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अच्छा, तो हमने जो अभी सूत्र निकाला है अपने दूसरे मेथड से, उसको भी मैंने यहाँ लिख दिया। पावर का तो लिखा ही था पहले से, इसको भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए हमें क्या देखना है
कि हमें पता है कि जो हीट होता है ना, पता नहीं है, मैं बताता हूँ आपको, एक एग्जांपल देता हूँ कि आपका जो परिपथ होता है या कोई भी सब्सटेंस जो मतलब परिपथ होते हैं वो कब कब हीट होता है, क्या कंडीशंस होते हैं तो हीट हो जाता है। तो बात ये है कि अगर देखा जाए तो अगर उस परिपथ में बहुत ही ज्यादा धारा बहे, धारा बहुत ही ज्यादा मात्रा में फ्लो हो बहे, तो क्या होगा, हीट बढ़ेगा ना, बहुत ज्यादा मात्रा, जैसे जैसे विद्युत धारा बढ़ता जाएगा, विभवांतर ज्यादा रहेगा तो वी आई ज्यादा रहेगा, खूब ज्यादा तेज बहेगा, तो ज्यादा तेज बहेगा तो क्या होगा, हमारा तार जो है या जो भी कुछ परिपथ है वो गर्म होने लगेगा। तो मतलब गर्मी का मतलब क्या हो गया, हीट हो गया। तो H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है I के, लेकिन क्या है कि I बहुत ही ज्यादा है इसलिए I का स्क्वायर होता है। हमने मान लिया इसको समीकरण नंबर 1। H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है I स्क्वायर। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर बात आ गई कि ये I स्क्वायर से ज्यादा होता है, लेकिन अगर बात ये है कि तार बहुत पतला है और इधर मोटा तार लगा तो पतला तार गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि पतले तार में प्रतिरोध ज्यादा होता है। ऐसा हमने पिछले वीडियो में 3rd लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि प्रतिरोध को क्यों पढ़े, हमने हमारा ये टाइटल था, और प्रतिरोध को क्यों पढ़े हमने समझा था। उसके बाद हम प्रतिरोध की निर्भरता को पढ़े थे कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो हमें पता चला कि प्रतिरोध तार की लंबाई और तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से पता चला कि यदि तार मोटा होगा ऐसे तो उसमें जो है जगह ज्यादा होगा। जैसे मैंने ब्राह्मदे का एग्जाम्पल दिया था, तो उसमें जगह ज्यादा होगा, जल्दी जल्दी उसमें इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, ठीक है, तो प्रतिरोध कम होगा। लेकिन वही पतला होगा तो जैसे ब्राह्मदे वाला मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो वैसे ही प्रतिरोध वहां पर ज्यादा होगा, बाधाएं ज्यादा होंगी, तो वहां पर वो हीट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है H जो होता है ना, H वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इसके R के। यदि अगर R बढ़ जाए, यदि R ज्यादा है तो हीट ज्यादा होगा, यदि R कम है तो हीट कम होगा। लेकिन होगा मतलब चाहे जो हो प्रतिरोध पर निर्भर करता है, प्रतिरोध के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और हमने मान लिया इसको समीकरण नंबर 2। अच्छा, आप में मोबाइल चलाते हैं, अभी देख ही रहे हैं, मोबाइल में ही लैपटॉप में देख रहे हो या फिर जहां भी देख रहे हो, अगर आप उसको बोर्ड में लगाते हैं, चार्जर को बोर्ड में लगाते हैं तभी चार्ज करेंगे, तो उसको लगाते हैं तो देखिए कुछ समय बाद वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, कुछ समय बाद वो गर्म हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो भी प्रतिरोध सब कुछ होता है, लेकिन टाइम पर भी निर्भर करता है। अगर आप तुरंत लगा तुरंत निकाल लें तो क्या पता चलेगा, 10 मिनट लगा के निकाल लें तभी हल्का हल्का हो सकता है हीट हो जाए। या फिर लाइट पर आपके निर्भर करता है, लाइट तेज है, धीमा है, प्रतिरोध कैसा है, धारा कैसे फ्लो हो रही है, तो वो सब निर्भर करता है। अगर 1 घंटा लगा के छोड़, बहुत ही ज्यादा पुराना मोबाइल है, बहुत ज्यादा चला रहे हैं तो वो भी हीट हो जाता है, ठीक है। तो वो टाइम पर निर्भर करता है। कहीं क्या होता है ना कि कहीं क्या होता है कि तार वार है ना, तो वहां पर पुरानी वायरिंग होने के कारण ज्यादा समय तक वो जल जाता है, तो वो जो है ब्लास्ट मतलब जल जाता है, कहने मतलब वो गर्म हो जाता है, गर्म के कारण जल जाता है, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के क्या हो गया कि H जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, ठीक है। तो अब क्या बात है कि यहाँ अब क्या है कि अभी ये 3 समीकरण आ गया हमारे पास, और तीनों समीकरण में क्या है कि H समान है, तो हमारा आ गया H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R, ठीक है। अच्छा, फिर बात आती है कि यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी है वो मैंने पिछले बता दिया कि प्रोपोर्शनलिटी मुझे पसंद नहीं है, ओम के नियम में मुझे नहीं पसंद था, हमारा प्रतिरोधकता है तो उसमें भी नहीं पसंद था, तो भाई इसमें मैं क्यों पसंद करूं, इसको हटाओ, तुरंत हटाओ यहाँ से। तो क्या बात है ना कि इसको हटाने के लिए हमें जानते हैं कि समानुपातिक चिन्ह को हटाने के लिए समानुपातिक नियतांक को लाना पड़ता है, यानी समानुपाती का नियतांक हो, और वो जो है फिक्स हो, या फिर कह सकते हैं नियतांक, जिसका अंक जो है फिक्स वैल्यू होता है, नियत होता है। तो यहाँ पर जो नियतांक आता है H इज इक्वल हो जाता है K इंटू I स्क्वायर RT। मजे की बात यह है कि यहाँ पर जो K है ना ये समानुपातिक नियतांक तो है, और प्रयोगों द्वारा यह पता चला है कि K का मान होता है 1। तो किसी भी समीकरण में, किसी भी गुणा भाग जोड़ घटाना में, गुणा में
गुणा करें एक का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए हमारा सूत्र आ गया H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी की। ठीक है, अब बात आती है कि हमने देखा कि जो हमने पहले सूत्र बनाया था उसमें जो दूसरे नंबर पे सूत्र आया था वही तो आ गया, मजा आ गया। मैंने जो हमने नई ट्रिक से सीखा वो तो भैया काम कर गई, ये बुक वाली तरीके से मजा ही आ गया इसको। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर इसको मिटा रहा हूँ और मुझे लगता है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इसको भी यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से आपको क्या समझा रहा हूँ कि हमें एक सूत्र तो आ गया, ये वाला सूत्र कैसे आएगा। तो हमें पता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के है। अच्छा, पहले सूत्र में देखें तो इसमें वी आई टी है, लेकिन इसमें वी का कोई नामो निशान नहीं है और इसमें आर का नाम निशान नहीं है। तो मैंने क्या कहा, ओम के नियम से आर इज इक्वल टू होता है वी अपॉन आई होता है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है। तो आर की जगह पे हम वी का मान रख देते हैं ना, आर की जगह पे हम v का मान रख देते हैं। तुम्हारा आ गया h इक्वल टू आई स्क्वायर और r की जगह पे हम रखेंगे v अपॉन आई और इनटू में t। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए i से i कट जा रहा है, i से एक आई धुन दिया हमने, काट दिया, समाप्त। तो हमारा आ गया h इज इक्वल टू आ गया i v t, या जिसे हम कहते हैं v i t, मतलब बोलने में आसान है तो मैंने वी आई टी लिख दिया। आ गया ना सूत्र हमारा सूत्र आ गया ना वी आई टी। अच्छा, इस सूत्र में देखिए आई स्क्वायर आर टी है और इस सूत्र में देखिए तो आई का नामो निशान, नाम निशान नहीं है। तो हम ये क्या जानते हैं कि आई इज इक्वल टू होता है आर अपॉन वी, आर अपॉन वी होता नहीं वी अपॉन आर अपॉन वी अपॉन आर होता है, वी अपॉन आर। एक बार देख लेते हैं गलत हो जाए। आर इज v इज इक्वल टू आई आर होता है, तो r का मान हो जाएगा v अपॉन आर आ गया ना। तो अब हम क्या करें, i इज इक्वल टू वी आर का मान i के जगह पे रख दें। तो यहाँ पर हो गया h इज इक्वल टू i के जगह हम रखेंगे v अपॉन आर, i का है स्क्वायर तो हमने कर दिया स्क्वायर, और यहाँ पर r की जगह हमने रख दिया r, t की जगह t। अच्छा, h इज इक्वल टू v अपॉन आर इंटू वी अपॉन आर इंटू आर इंटू टी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। r से r धुन दिया, h इज इक्वल टू आ गया v का गुणा v में v स्क्वायर बटा r इंटू टी, और ये हमारा आ गया तीसरा सूत्र जो कि हमने निकाला था। ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर हम इसी सूत्र में, इस वाले सूत्र में हम i का मान रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने रखा i का मान रखा, तो ये सूत्र आ गया। इसी में अगर हम r का मान रखते हैं, r इज इक्वल टू v अपॉन आई, v अपॉन आई, तो हमें क्या मिलता है, तो हमें ये सूत्र मिल जाता है। कहाँ गया ये वाला, v इक्वल टू आई आर टी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पूरा समाप्त। विद्युत शक्ति मैंने आपको पहले बता दिया था, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। ठीक है, और विद्युत शक्ति का मतलब क्या है, P, और P इज इक्वल टू होता है वी आई होता है, और इसी के जगह और भी निकलता था हमारा वी आई स्क्वायर आर वी, और वी हमारा और निकला था क्या था, वी स्क्वायर अपॉन टी आर। देखिए बात ये है ना कि अगर हम यहाँ पर P लिखना चाहें H की जगह पे, H की जगह पे अगर हम P लिखना चाहें ऐसे, तो हमें ये T मिटा देना होगा, बस आ गया हमारा सूत्र। और अगर इसी जगह पे हमें H लिखना हो, ऐसे H लिखना हो, तो कुछ नहीं, बस T लगा देना चाहिए। ठीक है, बस T H H T V पाई इतने कर लेते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।